नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और हम पुनः लेकर हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को जगह दी है जो 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसमें हमने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं चुना है जो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ना हो या इधर उधर से उठाकर रखा गया हो। तो पूरी कोशिश की जाती है कि हम उन्हीं प्रश्नों को, अगर आप एग्जाम देते रहे हैं या एग्जाम मतलब आप मल्टीपल एग्जाम दिए तो क्वेश्चन देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि एग्जाम की लायक है क्वेश्चन की नहीं है। तो इसीलिए प्रश्नों का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन जरूर देंगे जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा। वीडियो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये करियर का मामला है। ये चूंकि मनोरंजन वीडियो है नहीं, तो हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि जो नाचना गाना या इस तरह का होता है तो उसमें मुझे खुशी मिलती है, मगर ऐसे वीडियो जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, मगर कैरियर वाले हैं। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने अब तक 300 प्लस मित्रों का सिलेक्शन करने में मदद की है, या डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही जुड़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। हाँ, और आपको मालूम है कि जो टीजीटी 2022 वाला एग्जाम था वो टल गया है, और एलटी जो 2025 का एग्जाम है वो अभी एग्जाम की डेट है कि एग्जाम होना है जनवरी में। मुझे लगता है 17 जनवरी है। तो जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला है, अभी तक लापरवाही कर रहे थे, उनको लग रहा था कि डेट आ रही, तैयारी नहीं करने को मिलेगी, तो मैं बता दूं कि यह एग्जाम लगभग अप्रैल अप्रैल में होकर होने की संभावना बनेगी। क्योंकि जो जनवरी अभी तो अध्यक्ष आए नहीं है, अध्यक्ष आते आते जनवरी लग जाएगी। फरवरी में बोर्ड के एग्जाम है, फरवरी और मार्च में। अप्रैल में कॉपियां चेक होंगी, तो अप्रैल मई में एग्जाम होने की संभावना है। तो हमें 4 से 5 माह का समय है। तो जिन मित्रों ने भी तैयारी शुरू नहीं की है और वो अभी सोए हुए हैं, वो तैयारी शुरू कर रहे, तुरंत करना शुरू करें। और हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जीएस वाला ग्रुप है, उसमें हमने कई बुकें अपडेट कर दी हैं। एनवीएस के लिए जो बुक है जनरल इंग्लिश जो टीयर फर्स्ट की, वो भी हमने अपडेट कर दी है। और जो केवीएस और एनवीएस की सामान्य हिंदी की वो भी, और रीजनिंग कंप्यूटर वाली कल अपडेट कर देंगे। करंट अफेयर हमने अपडेट कर ही दिया है। और ईएलटी की जो बुक है वो भी हमने अपडेट कर दी है। और सामान्य अध्ययन की एलटी की हमने कर दी। ये हमारे सारी बुकें अपडेट कर दी हैं। हैंड रिटन नोट्स भी जीएस ग्रुप में अपडेट कर दिए हैं। चूंकि और तो आज ही जुड़ें, चूंकि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी एक परिवार की तरह है। और इसीलिए देखना, हम एसएमएस छोड़ के रखते हैं कि यहां से कोई भी डाटा अगर करता है तो मैं ब्लॉक कर देता हूं। ये चेतावनी लिखी रहती है कि ये सिर्फ डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के लिए है। तो अपडेट कर दी है, तो जिन मित्रों ने अगर ना देखा हो तो वहां से देख सकते हैं। केवीएस की हमने टीयर फर्स्ट की जितनी इंपॉर्टेंट बुक है, लगभग 1,500 से 2,000 कीमत की जो बुकें हैं वो हमने अपडेट कर दी हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। चलो शुरू करते हैं और वीडियो। तो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, ले आते हैं। हाँ, ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो सैक ऑफ। एंटीपोडल जो सैक एम्ब्रियो है, वो किसके एम्ब्रियो सैक में एब्सेंट होती है? एंटीपोडल सेल। तो अगर हम एक एम्ब्रियो सैक का पिक्चर बना लें तो हमें पता चल जाएगा। जिन लोगों को अगर आइडिया नहीं होगा, तो ये इस प्रकार की ऊपर जो 3 सेल होती हैं, इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। और नीचे जो ये 2 कोशिकाएं होती हैं, और एक मान लेते हैं अलग कलर से बना ले जिससे आपको समझ में आए। मान लेते हैं ये वाली। तो ये वाली जो ये वाली जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको सेनर ग्रिड सेल बोलते हैं। और ये जो बीच वाली है, इसको एक्स सेल बोलते हैं। और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई 2 रहते हैं। क्या रहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। 2 रहते हैं, बाद में मिलकर पोलर सेल बना लेता है। ठीक है। ये तो एम्ब्रियो सैक की जब बात करते हैं भ्रूण कोश की, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश, तो कहता है वह भ्रूण कोश कौन है? तो हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक किसने दिया था। एम्ब्रियो सैक
के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था पी महेश्वरी ने। किसने बताया था? पी महेश्वरी ने, पंचानन महेश्वरी ने। और पंचानन महेश्वरी को या पी महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में भी पूछता है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? तो पंचानन महेश्वरी को कहते हैं, और इन्होंने ही एम्ब्रियोसाइक के प्रकार बताए थे। तो कहानी इसलिए पूरी बता रहे हैं कि क्वेश्चन यहां से कोई फटके ना, इधर उधर ना जाए। तो कौन कौन से प्रकार बताए थे? तो पहला प्रकार जो बताया है वो बताया है कौन सा? मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाइट। और मोनोस्पोरिक साइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीगोनम प्रकार का और दूसरा होता है ओइनोथेरा प्रकार का। ओइनोथेरा प्रकार का, ठीक है। तो ये जो ओइनोथेरा प्रकार का है, इसमें जो ये वाली एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल ये नहीं पाई जाती है। तो हमारा आएगा ओइनोथेरा प्रकार का। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन पूछता क्या, उस पे नजर डालते हैं। मोनोस्पोरिक का मतलब हुआ जो एक सेल से विकसित हो, और दूसरा आता है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक अक्सर पूछ देता है कि कौन आता है, तो हम इसमें एलियम टाइप का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है? तो वो प्राय कहलाता है एलियम टाइप। और तीसरा जो होता है वो होता है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक यानी चारों कोशिकाओं से बनता है। तो टेट्रास्पोरिक में आता है हमारा, तो ये यहां देना, ये जो एलियम टाइप आता है ये बाइस्पोरिक में आता है, बाई स्पोरिक टाइप में आता है। ये दोनों आते हैं टेट्रास्पोरिक में, टेट्रा स्पोरिक में, और ये आता है मोनोस्पोरिक में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहुत कि इनमें से मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो कौन सा है? तो ऑर्निथेरा और पॉलीगोनम। अगर पूछ दे बाइस्पोरिक तो एलियम टाइप। फिर प्लम्बिजेला, प्लम्बैगो और एडॉक्सा, कई प्रकार के आते हैं, पेपरमोमिया, तो ये सब आते हैं टेट्रास्पोरिक। तो किसमें प्राय, ध्यान में रखिए मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, किसमें प्राय एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती? तो ऑप्शन ए है, ऑर्निथेरा टाइप में जो होता है एम्ब्रियोसाइट, उसमें एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालते हैं। कहता प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ आर टर्म्ड एज। ऐसे फूल जो अपने जीवन, ऐसे पौधा, ऐसे प्लांट्स जो अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं या एक ही बार फूल देते हैं, और एक बार फूल देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो पौधे कौन है? उनको क्या कहते हैं? कहता पॉलीस्पोरिक कहते हैं। क्या कहता है? कहता पॉलीस्पोरिक। तो पॉलीस्पोरिक क्या होते हैं? फ्लावरिंग मल्टीपल टाइम। इनमें क्या होता है? फ्लावरिंग जो होती है वो मल्टीपल टाइम होती है, कई बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है। नीम, बरगद, अमरूद आदि आदि जो है वो गुड़हल, तो मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग होती है, तो उन्हें पॉली कार्पिक बोलते हैं। एपोकार्पिक क्या होता है? एपोकार्पिक दो शब्द आपने पढ़े होंगे जब आपने इन्फ्लोरेसेंस वगैरह पढ़ा होगा। ओवरी, ओवरी जब पढ़ी होगी तो ओवरी किसकी बनी हुई, इकाई क्या होती है ओवरी की? कार्पेल। क्या होती है? कार्पेल। तो दो शब्द वहां आते हैं, एक आता है एपोकार्पस, एकोकार्पस, जिसमें क्या होते हैं? कार्पेल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कार्पेल जिसमें फ्री होते हैं। और एक आता है सिनकार्पस शब्द आता है, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब जिनमें कार्पेल फ्यूज्ड हो। कार्पेल क्या हो? जिनके कार्पेल फ्यूज्ड हो। तो एपोकार्पस का मतलब ऐसी ओवरी जिनमें कार्पेल जो है वो सब स्वतंत्र रूप से हो, और यह केवल रेनन कुलेसी में देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, क्योंकि यहां से वहां हम जोड़ रहे हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा कि एपोकार्पस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? तो एपोकार्पस कंडीशन अगर हमें आप सुन रहे हो तो लिख लीजिएगा, रेननकुलस में देखने को मिलती है, या रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलती है एपोकार्पस। यूनिकार्पिक का क्या मतलब होता है? जिसमें कार्पेल की संख्या सिंगल हो। मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है कि इनमें जो एनुअल प्लांट है उनमें देखने को मिलता है, एनुअल प्लांट में। फ्लावरिंग ओनली वन टाइम, इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो कैसी होती है?
ओनली वन टाइम होती, केवल एक बार फूल अगर खिल रहा है तो उसे मोनोकार्पिक बोलते हैं। जैसे कि व्हीट, गेहूं क्या होता है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है। जैसे कि बंबू, क्या, बंबू, जैसे कि बंबू है और एगोए है, आदि आदि आदि, ये सारे के सारे मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जो जीवन काल में एक ही बार फूल देते हैं उनको हम मोनोकार्पिक बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावरिंग मल्टीपल टाइम होती है, क्या हो गया, हम्म, जिनमें फ्लावरिंग कैसी होती है, मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक। तो मैंने सारी कंडीशन बता दी, तो आंसर होगा मोनोकार्पिक। क्या होगा, मोनोकार्पिक। यदि आप की कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी चाह रहे हैं, तो आप हमें इस कांटेक्ट नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.drnotsbiology.in। और आप हमें यूट्यूब पर अगर देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर सीधे सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, केवल बस DR नोट्स बायोलॉजी, ये आप ये जो ऊपर लिखा है सर्च करेंगे, हमारा आप सीधे आ जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेल फ्लावर इन यूफॉर्बिया पल्चेरिमा हैज, जो यूफॉर्बिया पल्चेरिमा है, उसमें कह रहा है स्टैमिन की संख्या पूछ रहा है, यानी उसमें पुंकेसर की संख्या हमसे पूछ रहा है कि एक पुंकेसर पाया जाता है एक फूल में, या दो पाए जाते हैं, और मेल फ्लावर में या 5 पाए जाते हैं, या न्यूमेरस पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि यूफोर्बिया में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पहले यहां से समझो, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, पुष्पक्रम होता है, वो अक्सर पूछता है, साइथियम टाइप बोलते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसे हम कटोरिया पुष्प के नाम से जानते हैं। कटोरिया पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं, पुष्पक्रम, कटोरिया पुष्पक्रम, साइथियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यह प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होता है यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में, और खासकर यूफॉर्बिया में। किसमें पाया जाता है, यूफॉर्बिया में या यूफॉर्बिएसी कुल के पौधे में। ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो हम इसलिए आपको जोर देकर बता रहे हैं। तो अगर हम साइथियम इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, तो मैं एक पिक्चर फटाफट ड्रा करता हूं, जिससे आप बहुत बेहतरीन ढंग से यूफॉर्बिएसी को आप समझ पाएंगे। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस बनाए दे रहे हैं, और इसकी ओवरी में 3 कार्पेल्स होते हैं, ध्यान में रखना, पूछ देता है कितने कार्पेल्स होते हैं, 3, जो सिनकार्पस होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ये हमारा फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, और इसमें मल्टीपल इस तरह के बहुत सारे मेल फ्लावर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मेल फ्लावर पाए जाते हैं, और इनमें ये नेक्टर ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये आपको ये तो लग रहा है, ये एक्चुअली में जो आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि एक सिंगल पुष्प है। कैसा लग रहा है, सिंगल, मगर ये पुष्प नहीं है। हमने यहाँ एक शब्द यूज किया है कि यह एक इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम है, यानी इसमें बहुत सारे, एक फीमेल फ्लावर और बहुत सारे मेल फ्लावर है, और प्रत्येक मेल फ्लावर में, ध्यान में रखना, सिंगल स्टैमेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैमेन पाया जाता है, एक पुंकेसर पाया जाता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जो पुष्पक्रम हमने बनाया है, ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस बनाया है। समझ में आएगा, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस बनाया है, समझ में आ गया। तो देखिएगा, जब आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, ध्यान में रखिए, जब आप इन्फ्लोरेसेंस अगर पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो इन्फ्लोरेसेंस में स्पेशल जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जरूर पढ़ के रखिएगा। इनमें से जो आते हैं, जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हम लोग वर्टिसिलेस्टर पढ़ते हैं, वर्टिसिलेस्टर, ये इससे क्वेश्चन आया था 2021 में। और दूसरा हम लोग साइथियम पढ़ लेते हैं, साइथियम, और तीसरा हाइपनथोडियम, हाइपनथोडियम। ये 3 प्रकार के पुष्प क्रम से प्रश्न को वो बनाएगा ही, ध्यान में रखना, इन तीनों से वो प्रश्न बनाएगा ही। और ये जो हमारे मित्र लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि इन्फ्लोरेसेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। या फिर आपसे ओवरी की कंडीशन पूछता है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस किस में पाई जाती है,
किसमें ओवरी सुपीरियर इंफीरियर। तो ये जब हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया है, फैमिली आपकी पढ़ाई है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर, चाहे वो विजेता ग्रुप हो या फिर एलटी वाले में तो आने वाली है तो वो हो। तो जैसे विजेता ग्रुप को तो हमने 100% पूरा कर दिया है, विजेता ग्रुप हमारा 100% पूरा है। तो उसमें सो थ्योरी की क्लासें मैंने सारी पूरी कर दी, सारी एमसीक्यू क्लासेस कर दी, सारे ओल्ड सॉल्व। जबकि एलटी वाले में हमने 75% पूरा कर दिया है। और कल की क्लास में देखो जिम्नोस्पर्म भी हमने पढ़ा दिया था और स्टेम भी पढ़ा दिया है। मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी चालू है और 2 दिन बाद फैमिलियां चालू कर देंगे। और 15 दिसंबर तक हर हाल में एलटी के बैच की सारी क्लासें भी पूरी कर देंगे, एलटी जीआईसी वाले की। तो आप अगर कोई भी बैच लेना चाह रहे हैं तो चाहे विजेता ले लो चाहे एलटी जीआईसी, इनसे आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी जीआईसी चारों की तैयारी आराम से हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे नोट्स वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम एक पूरी पूरी बुक की लाइब्रेरी देते हैं, जिसमें 1,500 पीडीएफ की बुक देते हैं, नोट्स की नोट्स पढ़े हुए अदर अदर कोचिंग के वो। इसके अलावा जीएस के नोट्स का पूरी लाइब्रेरी देते हैं। जो 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 किताबें आप मार्केट से परचेस करेंगे तो 5 से 10 हजार की किताबें पढ़ेंगी, वो किताबें हम फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ रूप में दे रहे हैं। बस वहां एक ही ऑब्जेक्शन है कि कहीं भी आप उन बुकों को शेयर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनको पढ़ेंगे और अपने यूज में रखेंगे, वरना वो ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर देगा ऐप। तो ये है, बाकी हम सारी तैयारी आपके लिए करा रहे हैं। तो ये तीनों को पढ़ना है, तो इनको आप ध्यान में रखना। आप हमसे नहीं जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, मगर इनको पढ़ के जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगेमी। इनमें से वह साइंटिस्ट कौन सा है जिसने पहली बार एपोगेमी को रिपोर्ट किया था। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिकन बॉटनिस्ट थे। कौन? अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, अमेरिका के एक कह सकते हैं वनस्पत शास्त्री थे, जिनका नाम था डब्ल्यू जी फार्लो। फार्लो, इन्होंने 1874 में एपोगैमी का पता लगाया था। किसका पता लगाया था? एपोगैमी का। और ठीक 1878 में एंटोन डी जो वेरी थे, उन्होंने कहा था कि जो एपोगैमी है, एपो जो गैमी है, इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन्होंने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन्होंने कहा था रिप्रोडक्शन, कहा था किसने? रिप्रोडक्शन कहा था किसने? कहा था एंटोन डी बेरी ने। तो किसने दिया? फार्लो ने इसको दिया था। एपोगेमी क्या होता है कि जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट फाइट डेवलप्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी अगुणित गैमेटोफाइट से अगुणित ही स्पोरोफाइट का निर्माण होना एपोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो दोनों याद रखिएगा, एक एपोस्पोरी से क्वेश्चन 100% के संभावित रहता है और एक एपोगेमी। तो एपोस्पोरी और एपोगेमी ने किसने डिस्कवर्ड किया, दोनों में अंतर क्या, इसको रट्टा मार के एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हेलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पर्म फाउंड इन। हेलोबियल प्रकार का इंडोस्पर्म किसमें देखने को मिलता है? तो देखिएगा, जब हम इंडोस्पर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इंडो स्पर्म पढ़ते हैं, तो यानी इनको बोलते हैं भ्रूण पोष। हिंदी में बोलते हैं भ्रूण पोष, भ्रूण कोष नहीं, भ्रूण पोष। तो ये 3 प्रकार के हमें पढ़ने को आते हैं। पहला जो हम लोग भ्रूण पोष पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म 3 प्रकार के पढ़ते हैं, तीनों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे में पढ़ते हैं सेलुलर, सेलुलर इंडोस्पर्म। और तीसरे जो पढ़ते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म। 3 प्रकार। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? तो ये प्राय देखने को हमें किसमें मिलता है? पेपरोमिया है, मेज है, राइस है। किसमें? पेपरोमिया, मेज
और राइस आदि में देखने को मिलता है। सेलुलर जो एंडोस्पर्म है वो पीटूनिया में देखने को मिलता है, बालसम में देखने को मिलता है और धतूरा में ध धतूरा में देखने को मिलता है। हेलोबियल जो इंडोस्पर्म है, ध्यान में रखना, जो हमारा हेलोबियल इंडोस्पर्म किसमें देखने को मिलता है? वेल्सिनेरिया में देखने को मिलता है, वेलिसनेरिया में देखने को मिलता है। तो हमारा पेप्रोमिया में कौन सा एंडोस्पर्म है? तो न्यूक्लियर है। और वेल्सिनेरिया में कौन सा एंडोस्पर्म है? हेलोबियल। अच्छा, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये होता है कि इसमें फ्री फॉर्म में न्यूक्लियर विभाजित होते हैं, मगर इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं बनती है। जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस विभाजित होता है वैसे कोशिका बनती, सेल वॉल बनती रहती है, तो इसे बोलते हैं सेलुलर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर और ये हो गया सेलुलर। हेलोबियल में क्या होता है ये भी देख लो कि जब पहला विभाजन केंद्रक का होता है तो जब एक से दो कोशिकाएं बनती हैं तो मतलब मध्य का है, पहली बार सेप्टा बन गया तो दो कोशिकाएं बन गई। अब इन दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं इस तरह से, तो ये कहलाता है हेलोबियल। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म वेल्सिनेरिया में देखने को मिलता है। तो वेल्सिनेरिया। अच्छा, अब हम एक चीज आपको और बता दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए हमारा दीपावली ऑफर अभी कंटिन्यू है, कंपनी ने कंटिन्यू रखा हुआ है। यदि आप हमारा विजेता बैच लेते हैं, अगर आपको चाहिए विजेता बैच चाहिए तो वो 999 का अवेलेबल है। इसमें हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी इन चारों की तैयारी हो जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा एलटी और जीआईसी 2025 वाला बैच है, इसमें हमने लगभग 75% कवर कर दिया है और जो 25% है वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। डेली 2 क्लास ले रहे हैं तो 15 दिसंबर तक हर हाल में ये कंप्लीट हो जाएगा, ए वाला बैच भी। तो जो क्लासें हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जो नई क्लासेस आ रही हैं वो लाइव आएंगी और तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती हैं। चाहे ये बैच लें तब भी ये चारों की तैयारी हो जाएगी, चाहे ये लें इससे चारों, आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं। क्योंकि मैं 10-10 किताबें पढ़कर नोट्स बनाता हूं और नोट्स बनाकर ही आपको लाइव क्लास में आके या जो भी क्लास लेता हूं पढ़ाता हूं। मैं बिना नोट्स बनाए नहीं पढ़ाता, मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितने में सिलेक्शन हो। और ये इसलिए क्योंकि लंबे समय तक खुद तैयारी की, जॉब भी कर रहे हैं। और देखिए, जब मैं खुद क्वालिफाई हूं, कई परीक्षाएं क्वालिफाई की, कई नौकरियां पाई, तो मैं तभी तो आपको बेहतर बता सकता हूं। अगर असफल होता तो कमियां ना पता चलती, अब सफल हैं तो कमियां पता है कि कहाँ कहाँ हम कर रहे थे, लंबे समय तक क्यों भटके। तो इसलिए, और आपको यहाँ मिलने वाला क्या है, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, A to Z सिलेबस की, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी। जितने एग्जाम हुए सबको पेपर सॉल्व कराएं वो क्लासें मिलेंगी। और जितने जैसे एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू कराएं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फैमिली, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, और उधर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का, सबको चैप्टर वाइज अब तक जो क्वेश्चन बने सबको हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो पूरी थ्योरी मिल रही है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए वो मिल रहे हैं और पेपर सॉल्व मिल रहे हैं। 1,500 पीडीएफ बायो की लाइब्रेरी मिल रही, जिसमें कम से कम दसियों हजार की किताबें हैं, उनके पीडीएफ मिल रहे हैं। जीएस वाले में आपको लगभग जितने भी जीएस है, अपडेट जीएस, पुराना जीएस, लगभग 5 से 6 हजार की किताबें तो जीएस वाले में मिल रही है आपको। तो आप कितना पे कर रहे हैं? सिर्फ 999। तो आज ही जुड़े, और 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं, इसमें आसान से कह सकता हूं कि सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। बस हमारे अनुसार पढ़ें, आप वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, आगे आगे वीडियो देखते चलें, नोट्स बनाते चलें, पीछे जो नोट्स बन चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। इतने में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ध्यान में रखना, जो प्रैक्टिस सेट है जो 899 का हुआ करता था, वो भी अभी दीपावली ऑफर पे ही कंटिन्यू है। 599, 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो अक्सर गलतियां कराते हैं आपको वही हमने क्वेश्चन रखे जो एग्जाम में रिपीट हो। तो
एक तो यहाँ देखिए, यहाँ गलती करेंगे तो मान लेते हैं स्कोर पहली बार 40 आया, रिपोर्ट डिलीट करके फिर 4 दिन बाद पढ़ के देंगे, तो इससे क्या होगा, आप में इंक्रीज होगा, क्वेश्चन इंक्रीज होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में गलती से जो क्वेश्चन गलत कराते हैं वो समझ खत्म हो जाएगी, क्वेश्चनों को समझने की समझ आएगी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर समय है। गलती यहाँ करेंगे, स्कोर बताएगा तो अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं, मगर वहां एक बार अगर चांस आपने खो दिया तो फिर 5 साल 6 साल बाद आपको नौकरी मिलेगी। 80+ प्रैक्टिस सेट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी दे रहा है, इतने बल्क में कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहा है, और लोगों के जो प्रैक्टिस सेट है 1200 1500 1800 2000 ऐसे प्रैक्टिस सेट है। और हमारे सबसे इसीलिए सबसे मैंने रखा हुआ, चूंकि मेरा टारगेट उन परिवारों को है जिनके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए मैं किताबें दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, सारी थ्योरी क्लासेस दे रहा हूं, इसीलिए इतना सस्ता है। कई लोगों ने हमसे कहा भी कि आप मार्केट बिगाड़ के रखे हैं, तो मेरा मार्केट का मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य है उन परिवारों को टारगेट करना। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के उन मित्रों का सिलेक्शन हुआ जिनको इतनी परिस्थितियां खराब थी कि मैं अगर बताऊं तो आंसू निकल आए, वो लोग आज लेक्चरर पोस्ट पर हैं, और मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। बाकी आप कईयों की जो कहानियां देखनी हो तो वो आप हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आज ही जुड़े, अभी डाउनलोड करें और तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड साइंटिस्ट डिस्कवरी। यहां उसने वैज्ञानिक दिए हैं और उन वैज्ञानिकों की खोज दी है। कहता है आपको मैच कराना है और सही आंसर का जवाब देना है। तो देखिए, जॉनसन ने किसकी खोज की थी, तो जॉनसन ने की थी माइक्रोस्कोप की खोज, तो ये आएंगे 3 नंबर पे। रॉबर्ट हुक ने किसकी की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की है, सेल के न्यूक्लियस की खोज की है। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी है। ऑप्शन क्या आएगा, ए में आएगा, ए में आएगा 3, तो ए में ये है ए बी सी डी, ए में कौन आएगा, 3, ये आ गया, पहला ही सही है, ठीक है, डी नंबर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, आत्महत्या की थैली। इनमें अक्सर पूछ देता क्या भरा रहता है, तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भरे रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक क्या भरे रहते हैं, इंजाइम। तो ये बनते किससे हैं, तो ये प्रायः जब आप पढ़ रहे होंगे इस तरह से, आप संरचना बताइएगा ये किसकी संरचना है, ये, फिर आपने इस तरह की यहां संरचना देखी होगी, ये तो ये थैलियां निकलती हैं बन बन के, जो कि लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। ये संरचना किसकी दिख रही है आपको, तो ये दिख रही है गोल्जी apparatus की। इसने खोजा था कैमली गोल्जी ने। तो लाइसोसोम का निर्माण जो करता है वो गोल्जी बॉडी करती है। कौन करता है, तो कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus या गोल्जी काय करती है। तो ऑप्शन हम सी को बिल्कुल सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच सेल ऑर्गेनल्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनमें से वह सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है जो प्राय हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करता है। तो उनमें से जो पेरोक्सीसोम है, ध्यान में रखना, पेरोक्सीसोम जो है इसमें इंजाइम पाया जाता है। कौन सा इंजाइम, कैटलेज इंजाइम पाया जाता है, कैटलेज इंजाइम पाया जाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबने देखा होगा, जो डॉक्टर होता है तो वो जो घाव धोता है ना आपके घाव, जिसपे देखना झाग से निकलती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कान साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल्क वगैरह में भी डाला जाता है, दूध को प्रिजर्व करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूधिया लोग जो होते हैं ना, शाम को पता लगा दूध दुहाया और उसके बाद सुबह लेके जा रहे हैं गर्मियों में, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं जिससे वो सड़े ना, नहीं तो दूध फट जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। तो जो पेरोक्सीसोम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है, हार्मलेस
हार्मलेस, किसमें हार्मलेस में तोड़ता है, H2O और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। कौन, पेरोक्सिसोम। तो विच सेल ऑर्गन्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऑप्शन आएगा पेरोक्सिसोम। कौन आएगा, पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का मतलब समझ रहे हो, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, और कहीं कहीं न्यून विभाजन भी लिखा रहता है, न्यून विभाजन भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं रिडक्शन डिवीजन भी लिखा रहता है। रिडक्शन डिवीजन, इतने नाम है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, न्यून विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। तो अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है। किसमें किसमें होता है, तो दो चरणों में होता है। पहले होता है प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सॉरी 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 पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा चरण होता है मियोसिस सेकेंड। ये दो चरणों में होता है, फर्स्ट और सेकेंड में होता है। जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसके चार चरण होते हैं, प्रोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, मेटाफेस, और एनाफेस, एनाफेस, और टीलोफेस। चार अवस्थाएं होती है, टीलोफेस, और सब में फर्स्ट फर्स्ट होता है। ये फर्स्ट कहें तो फर्स्ट फर्स्ट। मगर जो प्रोफेस फर्स्ट होता है ये पुनः 5 भागों में बटा रहता है। प्रोफेस फर्स्ट कौन कौन से 5 भाग होते हैं प्रोफेस फर्स्ट के, तो पहला आता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, फिर आता है जायगोटीन, जायगोटीन, फिर आता है पैकिटीन, पैकिटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और फिर आता है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। कितनी अवस्था है, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन मानी जाती है, प्रोफेस फर्स्ट। मियोसिस की सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है प्रोफेस फर्स्ट। तो ऑप्शन हम किसको लगाएंगे, ए को। प्रोफेस फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज, सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेस फर्स्ट मानी जाती है, ठीक है। तो ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है, इन विच स्टेज द कोलिचिसिन इनहिबिट माइटोसिस। जो कोलिचिसिन है, ये एक ऐसा कोलिचिसिन जो है, इससे 4-5 क्वेश्चन उठते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर में। अक्सर पूछता है कोलिचिसिन प्राप्त किससे की जाती है, इसको आइसोलेट किसने किया। जो क्वेश्चन पूछता है मैं वो बता रहा हूं कि पूछ देता है कि इसको आइसोलेट किसने किया, और इस तरह से आपसे ढेर सारे क्वेश्चन यहां से उठाकर पूछता है कि इसको आइसोलेट किसने किया, और किस पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। तो हम आपको बता दें, जो कोलिसीन है ये प्राप्त किससे कहा जाती है, तो कोलचिकम आर्टुमनैली, ये प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और ये प्लांट किसका है, लिलिएसी कुल का पौधा है। अगर आपसे पूछ दे कि किस कुल का पौधा है, तो कोलिसियम आर्टुमिनैली लिलिएसी कुल का पौधा है। ध्यान में रखना, किसका, लिलिएसी कुल का। इसको अगर पूछेगा, हम आगे अच्छा बता देंगे इसको, तो ये किस अवस्था में वो करता है, तो ये मेटाफेस अवस्था में इनहिबिट करता है। इसकी अभी कहानी एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे याद है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 फिर पूछ रहा है, इन मियोटिक प्रोफेस फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेज। 5 अवस्थाएं होती है, कौन सी, हमने अभी बताया था, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकिटीन, और डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, तो लिप्टोटीन ये दिया हुआ है, ये है फर्स्ट, फिर लिप्टोटीन, फिर जायगोटीन, और फिर पैकिटीन 3, फिर 4, और ये 5। ऑप्शन क्या आएगा, यानी पहले यहां लिखो, पहले आएगा पांचवा, पांचवा नंबर, और फिर आएगा जायगोटीन सेकेंड, और फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा थर्ड, और फिर आएगा फोर्थ। ये देख लें कौन सा ऑप्शन है, पांचवा, दूसरा, फर्स्ट। हाँ ये पांचवा, दूसरा, फर्स्ट,
तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी सही है। यानी मियोसिस में लेप्टोटीन, देखिए क्रम क्या होता है, पहले लेप्टोटीन आती है, फिर जाइगोटीन आती है, फिर पैकिटीन आती है, फिर डिप्लोटीन आती है, फिर डाइकाइनेसिस आती है। ये 5 चरण है। तो उसने क्रम पूछा है कि इनका जो प्रॉपर क्रम होगा वो क्रम क्या होगा। तो हमारा जो इनका प्रॉपर क्रम होगा वो ये होगा, जो कि अभी हम ऊपर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था या बनाया था, आविष्कार किसने किया था। तो वो किया था मॉक्स नॉल एंड अर्न्स्ट रस्का ने, यानी नॉल और रस्का ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की या उसको बनाया किसने। तो नॉल और रस्का ने इसको पहली बार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन विच फेज द सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस। एक्चुअली में जो सेल साइकिल होती है तो इनके जो क्रम पूछता है कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहले यम फेस होता है, यम फेस के बाद फिर किस में आता है G1S G2, फिर यम फेस होता है, ये क्रम आता है G1S G2 और यम। ये अक्सर टीजीटी और पीजीटी और एलटी और जीआईसी और केवीएस एनवीएस में अक्सर पूछता है सेल साइकिल का क्रम क्या है। तो पहले जीवन अवस्था, फिर जीवन और फिर यस और फिर G2। अक्सर बच्चे क्या करते थे G1 G2 फिर यस। ठीक है, तो जीवन के बाद कौन सी अवस्था आएगी, यस फिर G2। तो ध्यान में रखना यस फेस में क्या होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर एग्जाम में पूछे डीएनए का रेप्लिकेशन या गुणन किस अवस्था में होता है, तो यस फेस में। G2 में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल से डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनेल्स का विभाजन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ईटीसी आदि। तो ऑप्शन आएगा सी फेस, सॉरी G2 फेस। वो वही कह रहा है कि इनमें जो सेल साइकिल है उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस फेस में डिवाइड होंगे। तो वो डिवाइड अगर अगर फेस की बात कर रहा है तो वो G2 फेस ऐसी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूटाजेन। इनमें से प्राय कौन म्यूटाजेन नहीं है। एनटीजी, ईएमएस, एक्रीफेल्विन, ये तीनों के तीनों म्यूटाजेंस है, म्यूटाजेंस है। जबकि 2,4-D एक हार्बिसाइड है। क्या है, हार्बिसाइड है, जो कि ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन का एक प्रकार है। कौन से हार्मोन का प्रकार है, ऑक्सिन हार्मोन। कौन, 2,4-D। तो ये एक म्यूटाजेंस नहीं है। जबकि एनटीजी, ईएमएस और एक्रीफ्लेविन, फ्लेवाइन, ये जो है सबके सब म्यूटाजेंस है। म्यूटाजेंस क्या है, वो सब्सटेंस या वह पदार्थ, क्या है, वह पदार्थ जो उत्परिवर्तन करते हैं या म्यूटेशन करते हैं, उन पदार्थों को हम म्यूटाजेंस के नाम से जानते हैं। किसके, म्यूटाजेंस। तो इनमें जो ये तीनों हैं, ये तीनों के तीनों म्यूटाजेंस हैं, जबकि ये ऑक्सिन हार्मोन का प्रकार है, इसलिए ये म्यूटाजेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। द फार्मूला ट्रिपल मोनोसोमिक। देखिएगा दो तरह कंडीशन होती है, हम लोग पढ़ते हैं मोनोसोमिक, अक्सर पूछते हैं मोनोसोमिक और नलीसोमिक। नलीसोमिक, मोनोसोमिक होता है, क्या होता है, n-1, और ये होता है n-2, यानी 2n-1 2n-2, ये होती है नलीसोमिक। तो अगर हमसे पूछेगा डबल मोनोसोमिक क्या हुआ, तो डबल मोनोसोमिक में हमें ये नहीं करना। देखिए गलती कहां करते हैं वो आप समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का है, इसलिए गलती कहां करते हैं। हमसे पूछा कि मोनोसोमिक, तो हमें याद आया 2n-1 मोनोसोमिक है। अब उसने पूछ दिया कि ट्रिपल मोनोसोमिक क्या होगा, मोनोसोमिक क्या होगा, तो गलती में क्या करते थे 2n-3, जो कि गलत है। इसका फॉर्मूला होता है 2n, ट्राइसोमिक है तो मोनोसोमिक, डाइसोमिक और ट्राइसोमिक। क्या आएगा, 2n-1 -1 -1। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
ट्रिपल मोनोसोमिक। अगर पूछेगा ट्रिपल नलीसोमिक तो 2n माइनस टू माइनस टू माइनस टू, ये ट्रिपल नलीसोमिक होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन पूछता है इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, इनमें वह वैज्ञानिक कौन है जिसने जंपिंग जीन की खोज की थी या ट्रांसपोजन्स जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन का दूसरा नाम है ट्रांसपोजन जीन्स। तो एग्जाम में पूछेगा ट्रांसपोजन जीन्स की खोज किसने की, तो ट्रांसपोजन जीन्स की जो खोज की वो किसने की, तो वो की थी बारबारा मैकक्लिंटक ने मेज में। तो ये आएगा बारबारा मैकक्लिंटक ने किसमें की थी, मेज में। इसी कारण जो मक्के के दाने का रंग होता है वो कभी देखना कुछ मक्कों के भुट्टो में जो दाने होते हैं वो कुछ काले होते हैं, कभी कभी बड़े खूबसूरत लाल होते हैं, पूरा भुट्टा लाल होता है, वो जंपिंग जीन के कारण होता है। बड़े खुश, ऐसा लगता है ऐसे मोती हूं। तो अगर जो लोग गांव में रहते होंगे मक्का का बोते होंगे तो कभी सारे भुट्टों में नहीं होता, सारे पीले होते हैं, कुछ भुट्टों में दाना कुछ लाल होते हैं, कुछ में तो बड़े अजीब तरह की मोतियों की तरह दाने चमकते हैं, वो इसी जंपिंग जीन के कारण होता है। मैकक्लिंटक ने ही इसको खोजा था, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बीडल और टैटम ने क्या दिया था, एग्जाम में बहुत पूछता है बीडल टैटम। तो वन जीन वन इंजाइम, हाइपोथेसिस दी थी, क्या दी थी, हाइपोथेसिस। एग्जाम में पूछ देता है वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी, तो आपका आंसर होगा बीडल और टैटम ने। किस पर कार्य करके दिया था, ये दिया था न्यूरोस्पोरा पे, न्यूरोस्पोरा पे, इस पे दिया था न्यूरोस्पोरा। फिर पूछ देता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, तो न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे हुई है। या तो उधर ड्रोसोफिला में मार्गन ने किया, मार्गन साहब ये जो टीएच मार्गन है इन्होंने ड्रोसोफिला पे खूब काम किया जम के, इसीलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। मार्गन को क्या बोलता है, फादर ऑफ, क्या बोलता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आ गया, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं सारी चीजें बताता चलता हूं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एसीडीएस सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, एसीडीएस सिस्टम क्या होता है, अब ये देखिए ये हमने इसलिए लिया, हमने कहा कईयों को बिल्कुल भी नहीं जानकारी होगी एसीडीएस सिस्टम क्या है। तो एक्चुअली में जो ट्रांस पॉसिबल एलिमेंट है, एलिमेंट सिस्टम है आल्सो आल्सो नोन एज एसीडीएस सिस्टम, इसको एसीडीएस सिस्टम के नाम। और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है, जंपिंग जीन, क्या है, जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन ही पूछ रहा है, एसीडीएस सिस्टम दिया कंफ्यूज कर रहा है, वो जंपिंग जीन ही पूछ रहा है, अभी बताया मैकक्लिंटन ने किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ, क्रोमोसोम की डबलिंग, जैसे जो पौधा है उसको, एक पौधा मान लो डिप्लॉयड पौधा है और द्विगुणित पौधे से एग्जाम में इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरव्यू दिया, देखिए केवीएस का इंटरव्यू दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, और यूपीएससी में भी एक बार इंटरव्यू दे आए थे उसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो यूपीएससी से वैकेंसियां निकलती हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह किए होंगे तो यूपीएससी से निकलती हैं, उत्तर लोक सेवा आयोग से, पांडुचेरी जो वो क्षेत्र है, मतलब टेरिटरी है, हाँ, तो वहाँ की जो कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो वैकेंसियां वो यूपीएससी कराता है, तो वहां भी इंटरव्यू, हम यूपीएससी भी इंटरव्यू, लंबा समय रहा संघर्ष का, तो कभी कभी शेयर कर लेते हैं, बहुत लंबा समय रहा। तो यूपीएससी में भी इंटरव्यू हम दे आए असिस्टेंट प्रोफेसर का, समझ में आ गया। तो मुझे खुद मालूम है कि मैं खुद याद है कि यूपीएससी में एक बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा और दिमाग हैंग कर गया, और मैं दो शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूपीएससी में एक तो इस लगा सीआरपीएफ और वो मेंबर्स और जो एक्सपर्ट जाने क्या क्या तो बैठे थे, तो
मतलब घबराहट हो रही थी, तो उसमें क्वेश्चन गलत मैं नहीं मतलब बता पाया था, मुझे आज भी याद है। तो अगर वो बता लेता तो आज पांडुचेरी में होते, पांडुचेरी या ना, हाँ पांडुचेरी में होते। अच्छा हुआ नहीं बता पाए, कम से कम अपने यूपी में तो है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं आपके साथ, कभी कभी लगता है बाद में कि यार कहाँ पांडुचेरी मारे घूमते। सैलरी अच्छी होती तो क्या होता, परिवार लेके पूरे घर परिवार को छोड़ के पांडिचेरी जाना पड़ता अगर हो गया होता। होना था उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम चलो अपने घर के पास है। तो क्वेश्चन बड़े कभी कभी अटपटे पूछते हैं। फिर पीजीटी का इंटरव्यू दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, तो कई सारे इस तरह इंटरव्यू दिया था। और एक बार इंटरव्यू उसका भी दिया है, केवीएस कहाँ दिया था, पीजीटी का, और एक बार उसका भी इंटरव्यू दिया था। पशुपालक, जाने कौन सी वैकेंसी निकली थी, पशुपालक अधिकारी, पशुपालन अधिकारी की, उसका भी एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं। पशुपालन अधिकारी को उसका इंटरव्यू कानपुर में हुआ था, कृषि विभाग में हुआ था, उसका एग्जाम हुआ था और कृषि विभाग में इंटरव्यू हुआ था। मगर वहाँ बहुत बच्चे बुलाए थे, तो लग रहा था वहाँ जो सिस्टम देख के कि नहीं हो पाएगा, वहाँ सब सिस्टम वाले ही हुए थे। पशुपालन अधिकारी कुछ था ऐसे, बहुत बहुत लंबे समय की बात है। तो ऐसे तो इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपके पास मान लेते हैं डिप्लॉयड प्लांट है, द्विगुणित पौधा है, और उससे बहुगुणित पौधा बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो वो प्रयोग करते हैं कोलिसीन का। कोलिसीन क्या करता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसको अरेस्ट कर देता है, स्पिंडल फाइबर को अरेस्ट करता है। एक्चुअली में मेटाफेज अवस्था में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। और इक्वेटर में जब सारे के सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो ये क्या करता है कि जो खिंचाव होता है क्रोम, उनको अरेस्ट कर देता है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही जगह हो जाते हैं, और पौधा क्या हो जाता है, मल्टीप्लॉइड हो जाता है या पॉलीप्लॉइड हो जाता है। तो कोलिसीन का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो प्राय कोलिसिन का प्रयोग करते हैं। इसको आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फर्स्ट टाइम अगर पूछेगा पहली बार इसको किसने आइसोलेट किया था, तो एक केमिस्ट थे जिनका नाम था पेलिटियर एंड कावेंटस, कवेंटू ऐसे नाम था इनका। 1819 में इन्होंने इसको आइसोलेट किया था, ध्यान में रखना कोलिसिन। और अभी हमने बताया था कि कोलिसिन जो किससे प्राप्त किया था वो ऊपर बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 19, हाउ मैनी गैमीट विल बी फॉर्म्ड इन द F1 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, ट्राई हाइब्रिड तो 2n का पावर n होता है, तो ट्राई हाइब्रिड है तो 2 का पावर 3, यानी 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने गैमीट बनेंगे? तो 8 बनेंगे, तो ऑप्शन ठीक है। आता है यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? तो रिकॉम्बिनेशन होता है, ध्यान में रखना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो सिस्टोन किसका होता है? यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ फंक्शन, क्रिया की इकाई है। म्यूटॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन की इकाई है। और रिकॉन क्या है? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ये किसकी इकाई है? रिकॉम्बिनेशन की। तो क्रॉसिंग ओवर, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर का आंसर क्या होगा? रिकॉन की इकाई है, यानी रिकॉम्बिनेशन। देखिए जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो मियोसिस में होता है, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? मियोसिस के पैकेटिंग स्टेज में होता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, बात कर रहे हैं 20 की। कहता है द म्यूटाजेनिक एजेंट एमंग द फॉलोइंग इज। इसमें म्यूटाजेनिक एजेंट कौन है? देखिए इथाइलिन एक हार्मोन है, हार्मोन है जिससे फल पकते हैं। 2 डिफ्लो, ये दोनों के दोनों ऑक्सिन है, हार्मोन है? जबकि इथाइल मेथेन सल्फोनेट जो है, ये जो है, ये क्या है? तो ये एक म्यूटाजेन है। अगर इसका लंबे समय तक हम संपर्क में रहेंगे तो सिंपल सी बात है, बॉडी में म्यूटेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हु प्रपोज द चेकर बोर्ड ऑफ मेथड्स। तो जब मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं तो चेकर बोर्ड मेथड किसने दिया था? तो पुन्नेट ने
चेकरबोर्ड मेथड दिया था, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है द जीनोमिक स्टेटस द ब्रेड विथ, ये पीजीटी में मल्टीपल टाइम और टीजीटी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन और जीआईसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है मगर पूछा गया है कि जो गेहूं होता है, जो जीनोमिक स्टेटस ब्रेड ट्राइटिकम जो वल्गेयर है, गेहूं का बोटेनिकल नेम है, ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड या ऑक्टाप्लॉइड? तो ये हेक्साप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड, यानी 6x होता है या 6n होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। ये हमसे क्वेश्चन कहाँ पूछा था? तो जब हम एमएससी कर रहे थे, एमएससी सेकेंड ईयर था हमारा, एमएससी सेकेंड ईयर जो था तब वहां, तो एमएससी सेकेंड ईयर में जब हमारा प्रैक्टिकल का वाइवा हुआ था, तब हमारे एक्सपर्ट जो आए हुए थे एमएससी में, तो उन्होंने हमसे पूछा था। एक्चुअली में मैंने इकोनॉमिक बॉटनी में बना के रखा था, मतलब कलेक्शन लेके गए थे ग्रेन्स का, तो उन्होंने पूछा था कि गेहूं कैसा होता है। तो मुझे याद था चूंकि हेक्साप्लॉइड, तो ऐसा है जब आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो सब जितने इंटरव्यू दिए हैं, जितने एग्जाम दिए, सब याद आते हैं। जब कोई क्वेश्चन फंसता है या कोई चीज आती है तो सब आपको याद आता है, यार ये हमसे वहां पूछा गया था, फलानी जगह हमसे ये पूछा गया था, फलाने बोर्ड में हमसे ये पूछा गया था। तो ये तभी होगा ना जब आप तैयारी लंबे समय तक करेंगे, कई जगह धक्के खाएंगे, तब याद आता है ना। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको याद आता है ना, यार मैं तो गोवा गया था या मैं दिल्ली गया था, तो यार ट्रेन छूट गई थी, हम ये हुआ था हमारे साथ हादसा, तो वैसे हमें भी याद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ब्रोकन इंड्स ऑफ ए क्रोमोसोम बिहेव एज इट दे आर स्टिकी इन केस ऑफ। कहता है ब्रोकन इन, जो क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम का जो हिस्सा होता है वो टूट जाता है, दे आर स्टिकी इन केस, और स्टिकी जो इसका स्टिकी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कहता है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, डुप्लीकेशन या इन्वर्जन या डिलीशन। इसका आंसर आपको करना है, हम आपके इंतजार करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम इसमें बताना चाह रहे थे 24 नंबर, बहुत पूछता है। मेज हैज 10 पेयर दैट इज 20 क्रोमोसोम, यू मैनी लिंकेज ग्रुप शुड बी पजेस। पजेस कितने पाए जाएंगे? तो देखिए हैप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम से जो होते हैं किसी जीव में, उतने ही ग्रुप पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए 10 पेयर दिया, तो 10 पेयर का हैप्लॉइड क्या होगा? 10 ही होगा। हाँ, 20 क्रोमोसोम है तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा? ये तो जितने हैप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम होंगे उतना ही आपका ग्रुप पाए जाएंगे। ध्यान में रखना, लिंकेज ग्रुप उतने ही पा जाएंगे। अगर दिया होता 20 हैप्लॉइड नंबर, अगर 20 होंगे तो 20 ग्रुप, तो 10 जोड़े में है तो इसका अगुणित अवस्था क्या होगी? 10 ही होगी। तो ऑप्शन ये, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने बताया कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो गलती ना कराना। अगर मान लेते हैं पूछ देता हमसे कि मान लेते हैं फलाना पौधा है, मान लेते हैं कोई ए प्लांट है और उसमें पूछ लेता डिप्लॉइड, डिप्लॉइड क्रोमोसोम 20 है, तो मान लेते हैं कह देता 20 डिप्लॉयड क्रोमोसोम 20 है, तो इसका जो ग्रुप निकलता वो 20 ही निकलता। इसलिए हमने इसको नहीं पूछा था, हमने कहा शायद ना आए किसी को। और क्वेश्चन नंबर 25 है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, जो ऑर्गेनिक वेरिएशन है, भिन्नता है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन या म्यूटेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर के इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।